ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ीब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान। आज ठीक 3 हफ़्ते हो गए हैं 9 मई को। इस दौरान हमने देखा है कि इन वाक़यात ने कैसे मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया है। हालात तेज़ी से बदले हैं। इमरान ख़ान साहब की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। उन्होंने हालिया चंद दिनों में मुज़ाकरात की पेशकश की है हुकूमत को, जिसे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने और फिर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुहासबा ज़रूरी है जो कुछ वाक़यात हुए हैं उनका। एक वक्त था कि यही पार्टियां अपोजिशन की बार बार कहती थीं इमरान ख़ान साहब से कि आप मुज़ाकरात करें, जब वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो कहते थे कि NRO नहीं दूंगा। और अब जबकि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, जो हुकूमत में लोग हैं वो बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। इमरान ख़ान साहब को आज जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होना था इन वाक़यात के हवाले से, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि जी कमांडो एक्शन के बाद जो रद्द-ए-अमल हुआ वो तो होना था, और ज़ाहिर है कि लोग अगर फ़ौज के आगे ये मुज़ाहरे नहीं करते तो कहाँ करते जाके। उन्होंने कहा कि अगर JIT को कोई सवालात हैं तो वो मुझे ज़मान पार्क भेज सकते हैं, या फिर वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है, उस पर भी बात हो सकती है। तो इमरान ख़ान साहब के लिए बज़ाहिर ये लगता है कि घेरा तंग होता जा रहा है। ज़मान पार्क में अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो रश था, जो हमदर्द होते थे, उन्होंने भी रास्ते पकड़ लिए हैं। गिरफ़्तारियों का हाल आपके सामने है। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा इस सिचुएशन का अहाता करें और देखें कि ये बात आगे जा कहाँ रही है। बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं। काफ़ी हमारे जो सीनियर तज्ज़िया नगार हैं, एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि जी इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी तो होनी है। कुछ कह रहे हैं कि वो नाअहल होंगे। जबकि आज हमने सुना वज़ीर दाखिला से, उन्होंने कहा कि जी कि इमरान ख़ान का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। मेरा ख्याल है उनका क्लिप एक सुन लेते हैं। क्लिप नहीं है। अच्छा, बहरहाल तो आज उनका ये जो बयान है वो सारा दिन चलता रहा है टीवी पे। ख्याल में उन पे फौजी अदालत पे मुकदमा चलना चाहिए, ये उन्होंने ये कहा है कि मुकदमा चलना चाहिए फौजी अदालत। इसलिए कि ख्वाजा आसिफ ने उससे एक दिन पहले जो वज़ीर दिफा हैं ये कहा था कि अभी जो है इस पे गौर नहीं हुआ है। मतलब वो बीच में वो जो गेम ऑफ नर्व्स होती है ना, वो असल में चल रही है। और इसी तरह जो पार्टी को नाअहल करार देने का है, उसमें भी गेम ऑफ नर्व्स चल रही है। फैसला हुआ नहीं हुआ, इत्तेहादियों से मशवरा किया नहीं किया, तो ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं। तो ये जो सारे सवालात हैं कि आगे क्या होना है, जो हमसे लोग पूछते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका जवाब ढूंढें। लेकिन आज हमने एक ऐसे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया नगार को ज़हमत दी है प्रोग्राम में, शायद उनके पास इनके जवाब हों। लाहौर से सुहेल वराइट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल साहब, आपने भी देखा कि 9 मई को जो वाक़यात हुए, उस वक्त हम काफ़ी इमरान ख़ान साहब के चाहने वालों से सुन रहे थे कि ये इनकलाब है और वाकई में ये अवामी गम गुस्सा है जो हम देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि ज़ाहिर है कि हालात तेज़ी से बदल गए। काफ़ी लोगों ने ऐसे कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब कि हमारी हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो हमने देखा है पिछले 3 माह में। लेकिन ज़ाहिर है कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो, और हम इस प्रोग्राम में अक्सर बात करते रहते हैं कि ये सब पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको भी ऐसे लोग मिले होंगे जो समझते हैं कि हिस्ट्री पिछले साल से शुरू हुई है और उन्हें अब समझ में आ रहा है कि ये मुल्क कैसे चलता है। आप कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि PTI पार्टी जो है वो दरअसल एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, और उसका मिजाज ये नहीं था जो कि पिछले साल में इमरान ख़ान साहब ने बनाने की कोशिश की। अब बताएं कि ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्या ये बात आपको भी नज़र आ रही है कि वो एक बंद गली में आ गए हैं और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो तकरीबन अब तय है, वो गिरफ़्तार किए जाएंगे? जी बहुत मेहरबानी। देखें, गुजारिश ये है कि गिरफ्तारी तो कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं, तो मैं समझता हूँ कि गिरफ्तार हो या ना हो उससे कोई इतना सियासत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान का जो नैरेटिव था और जो वो बिल्डअप कर रहे थे, और ख़ासकर इंतखाबात के लिए जो उन्होंने कुव्वत जमा कर रखी, जिसमें इलेक्टेबल थे, जिसमें वोट बैंक था, उसको धचका लगा है 9 मई के वाक़या के बाद। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो थी ये नैरेटिव के बगैर थी, हुकूमत नैरेटिव के बगैर थी, इनके पास कोई बयानिया नहीं था। लेकिन 9 मई के बाद ये हुकूमत और फौज मजलूम बन गए हैं, और जो PTI है वो एक जालिम जो है बन गई है इस नए नैरेटिव में, और उसके बाद से उनकी शामत भी आ गई है।
वो गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, और उस दिन से इमरान के घर जो मेला लगा होता था वो भी छट गया और लोग जो हैं वो जॉब कर जॉब पार्टी भी छोड़ रहे हैं। तो बात ये थी कि ये हमें सब लोगों को तो ये पहले से नजर आ रहा था। हम लोग जाके इमरान खान साहब से कई दफा वफद में भी मिले और जाके यही कहा कि आप एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, आपका नजरिया ही प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, आप कैसे एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे? और आपका वर्कर जो उसी सोच के साथ आया हुआ है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट सोच, आप देखें ना कि अली जैदी या इमरान इस्माइल या फवाद चौधरी ये कैसे फौज से लड़ सकते हैं, जो कि जिनका के सारा पस मंजर ही फौजी है। तो बेसिकली इमरान खान साहब जो थे वो ये समझते थे कि मेरे पास इतनी मकबूलियत है कि मैं अपने बंदों को खड़ा करके तो इनकलाब और दबाव से जो है वो हुकूमत ले लूंगा और इलेक्शन मांग लूंगा। लेकिन आपने देखा कि ये दबाव जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। नाउ जब भी ये दबाव जो है अब मार रोड पे करने की बजाय उन्होंने जब कोर कमांडर हाउस और अस्करी तनसीबात पे किया तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। तो मेरा ख्याल है ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक सियासी पार्टी की बजाय एक मिलिटेंट पार्टी बनने की कोशिश की। और मिलिटेंट्स का इलाज तो आपको पता है मिलिट्री के पास ही होता है, सियासत में तो उसका इलाज कोई नहीं। बड़ाई साहब, बहुत सारा नुकसान बाज़ाहिर हो चुका है पीटीआई का, इमरान खान साहब का। अब उनके हाथ में कौन से कार्ड्स हैं? अब वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं? क्योंकि अगर वो टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो गवर्नमेंट को वो इन रिटर्न क्या चीज़ दे सकते हैं जिससे मुल्क के कुछ हालात बेहतर हों और ये जो धमा चौकड़ी है, ये महाज आ रही है, इसको कुछ बेहतर अंदाज में हम उससे निपट सकें? सोहेल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी आवाज़ आ रही है। जी, मैंने ये पूछा कि बहुत सारा नुकसान हो चुका है इमरान खान साहब का, अब उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि कुछ मामले को आहिस्ता आहिस्ता बनाया जाए, मज़ीद ये ख़राबी की तरफ ना जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर तरीका ये था कि इमरान खान उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ और वो रिहा होके वापस आए, उन्हें चाहिए था कि इन सब लोगों को पार्टी से निकाल दें जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे। तो पार्टी भी बच जाती, एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छा पैगाम देते और उससे जो आज सब कुछ हुआ है इससे बच सकते थे। अब भी मैं समझता हूँ कि वो जो आज भी उन्होंने जो बयान दिया है कि जी चूँकि मिलिट्री ने मुझे पकड़ा था और रेंजर्स ने पकड़ा था इसलिए लोग मिलिट्री के खिलाफ जो है वो मुजाहरे कर सकते थे। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर भुट्टो की फांसी पे भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के सामने मुजाहरे नहीं हुए जो कि उस फौजी मार्शल लॉ के ज़माने में हुई, और नवाज शरीफ जो है वो भी इशारतन कहते थे कि मुझे कोर्ट से जो सजा मिली है इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन नून ने भी कभी जाके छावनियों में मुजाहरे नहीं किए। तो उससे सबक सीखना चाहिए कि वो किस तरह से पीपल्स पार्टी जो थी वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी से प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनी है और किस तरह नून ने तीसरी दफा सुलह करके चौथी हुकूमत ले ली है। तो ये जो है ये एक सबक होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क में सिर्फ मकबूलियत नहीं, कबूलियत भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जब तक कबूलियत ना हो आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अच्छा सोहेल बड़ाई साहब, हमारी ज़िंदगी में जहाँ दीदा सियासतदान भी देखे, जज्बाती भी देखे और वो भी देखे जो सियासत की खाल पहन के सियासतदान बन गए हालांकि अंदर से वो कुछ और थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक कॉमन सेंस की बात मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जब मुझे पता हो कि मेरे गिर्द घेरा तंग हो रहा है और जो घेरा तंग करने वाले हैं वो मेरे जानी दुश्मन हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, उस मौके पे जो एक स्ट्रेटजी होती है उसमें पहले तो ये है कि आप सरवाइव करें, उसके बाद फिर दूसरा कोई दिन जो है वो चुन लें इस क्राइसिस के बाद कि आपकी लड़ाई जो है वो जारी रहे। लेकिन यहाँ जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है और जिस तरह मनसूबाबंद तरीके से उन्हें घेरा जा रहा है, लेकिन जिस अंदाज से वो रिएक्ट कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खान साहब को क्या वाकई समझ है कि उनके साथ क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि सर गुजारिश ये है कि बहुत से लोग उन्हें ये चीज़ बात कर रहे थे। एक मीटिंग में मैं भी शरीक था, हमारे एंकर्स इस्लामाबाद के भी और लाहौर के भी सारे इकट्ठे थे, और उसमें हम सब ने उन्हें घेर के ये कहा कि खान साहब आप इस स्ट्रेटजी से कामयाब नहीं, नाकाम हो, और आपके उस ज़माने में ये 9 मई का अभी वाक़या नहीं हुआ, लेकिन सबको हमें नज़र आ रहा था कि किसी दिन भी ये तसादम जो है वो हो सकता है।
और दूसरा ये है कि ये जो सारी क्यादत थी ना तहरीक इंसाफ की, कोई भी फौज से लड़ने के हक में नहीं था। मासवाए के नीचे के वर्कर्स या जो पीटीआई के जो लोग हमला आवर हुए हैं, बाकी जो सीनियर क्यादत है वो सारी तो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई थी। आप फवाद साहब के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे, या आप परवेज खटक के बारे में कैसे कह सकते हैं तो वो ऐसा मशवरा देंगे। तो ये सारे जो थे वो तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, और खान साहब को चाहते थे कि उनकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए। लेकिन खान साहब को ये जोम पैदा हो गया था कि मेरी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है, इतनी मकबूलियत हो गई है कि मैं अब फौज को झुका लूंगा। लेकिन पाकिस्तान की हकायक जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि विद इन द पार्टी चीफ और बाकी जो क़यादत है उसके दरमियान इंतहाई संगीन कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो गया था कि कोई एक दूसरे की बात समझने को तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो खान साहब किसी की सुनते ही नहीं थे। खान साहब को बार बार, हमें भी जो थे पीटीआई के लोग बाहर यही कहते थे कि खान साहब को समझाएं, खान साहब को जाके कहें कि ये ना करें, लेकिन अंदर जाके वो चुप हो जाते थे, हम तो बोलते थे। तो खान साहब के सामने वो सारे चुप रहे, और इसीलिए पार्टी के अंदर जो इस तरह का माहौल होता है उसमें आप मशवरे नहीं किसी के सुनते, अमल नहीं करते, तो फिर यही नतीजा निकलता है। तो सोहेल साहब, मुझे ये सवाल अभी तक उसका जवाब नहीं मिला कि अभी खान साहब के पास अब क्या ऑप्शन है जहां वो खड़े हैं? व्हाट इज इट ही कैन डू और ही कैन ऑफर? अभी ये ऑप्शन है कि अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी समझे, और पॉलिटिकल पार्टी समझकर सीबीएम्स करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के। अब जैसे मैंने मिसाल दी है कि 3 दफा नवाज शरीफ की फौज से लड़ाई हुई, लेकिन तीनों दफा उन्होंने सुलह कर ली, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए, जनरल बाजवा को वोट दे दिया, हालांकि सारी पार्टी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रही थी, ठीक है। फिर जो है लो कॉन्फिडेंस पे फौज के साथ उनका दोबारा जो है राब्ता हो गया और वो बहाल हो गया, अब उनके भाई की हुकूमत है। तो हमारी जरदारी साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते थे, सालों जेलों में बंद रहे, लेकिन जब से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से बनाई है, आप देखें 15 साल से पिछले पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, और अब वफाक में भी वो हिस्सेदार है। तो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। तो सोहेल साहब, एक काम तो देखें ना, ये हो सकता है कि इमरान खान साहब जो है जिस तरह फौज को टारगेट कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम अज कम जो है वो न्यूट्रल ग्राउंड पे तो आ जाएं, ताकि कुछ माहौल बने, कोई फजा बने। लेकिन इस वक्त दूसरा यह है कि उनका कोई नजरियाती इख्तलाफ नहीं है फौज से, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये है कि कोई नजरियाती इख्तलाफ हो, वो तो आज भी, कल भी उन्होंने कहा कि फौज को जो है वो अपने साथ चलाना है, उसकी मुदाखलत होनी चाहिए, उसको हुकूमत के कामों में जो है वो चलना चाहिए। तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच नहीं है उनकी। लेकिन सर ये भी तो है ना कि इस वक्त जो है वो बहुत जो बैड ब्लड है वो दोनों साइड पे है। मतलब हमारी अस्करी क़यादत जो है उनके भी जो व्यूज हैं या उनका जो एक्सपीरियंस रहा है खान साहब के साथ, वो भी तो उधर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक और चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि मैं किसी उसूल पे डट जाऊं, उसके बाद मुझे मौत आए या मैं ज़िंदा रहूं उसकी परवाह नहीं है। लेकिन दूसरा जो सिलसिला है वो है कि मैं इतना इगोइस्टिक हूं बाय नेचर कि उसूल जो है वो तो साइड पे रह जाए और मैं अपनी ईगो का कैदी बन जाऊं। तो आप इसमें दोनों में चीज़ों में क्या देख रहे हैं? देखें, असूल तो देखें, या तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते इमरान खान और फौज से लड़ रहे होते, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा आज वो हीरो होते इस एतबार से कि भाई देखे पहली दफा फौज को किसी ने चैलेंज किया है, उनके घरों में जाके जला दिया, फिर तो बहुत बड़ा क्लैपिंग हो रही होती। लेकिन दूसरी तरफ उनका तो फौज से कोई नजरियाती तजाद नहीं है। खारजा पॉलिसी वही, दाखिला पॉलिसी वही, इंडिया के बारे में व्यूज वही, अमेरिका के बारे में व्यूज वही, चाइना के बारे में व्यूज वही, मतलब कोई इख्तलाफ नहीं था उनका जब तक वो हुकूमत में रहे। तो इसलिए दूसरी बात ज्यादा सही लगती है, ईगो वाली, और ईगो उन्होंने बहुत बड़ी कर ली है। थोड़ा सा इसको रियलाइज उन्हें करना चाहिए, और हकायक को देखकर लोग उनको छोड़ रहे हैं, तो इसमें उनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए, और बजाय फौज को टारगेट करने के और उसके आर्मी चीफ को टारगेट करने के कुछ सीबीएम्स करें, और सीबीएम्स करके अपनी पार्टी के अंदर भी रिव्यू करें, और खासकर 9 मई का जो वाकया है उसके लोगों को कंडेम करें, उनको खुद गिरफ्तार कराएं और उनको पार्टी से निकालें। जितनी देर तक ये नहीं वो करेंगे, ये वायलेंस से अपनी
उनकी पार्टी आगे चल नहीं सकती। नहीं, लेकिन वायलेंस की, जब तक एमक्यूएम ने वायलेंस की और उसका नतीजा भुगता। जब तक वो ये कर पाएंगे उस वक्त से पहले तो कोई 80 से ऊपर चिड़ियाँ उड़ चुकी हैं ऑलरेडी, टॉप से लेके बॉटम तक। तो पता नहीं अब शायद देर हो चुकी है या अब भी उनके पास वक्त है कि खुद अभी बड़े लोग हैं उनके पास, अभी वोट बैंक भी है। हाँ बिल्कुल, वोट बैंक की स्ट्रेंथ तो वो है, नो डाउट अबाउट इट। और उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं तब खुद को कॉर्नर महसूस करूंगा कि जब मेरा वोट बैंक जो है वो मुझे नहीं, वोट बैंक अभी उनका है, तो इसलिए उन्हें चाहिए कि अपने वोट बैंक को जो है उसकी हिफाजत करें और उसको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करके इसके मामलात को ठीक करें। अच्छा, अब सोहेल साहब एक हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना है या नहीं लेना है? वो कह रहे हैं ब्रेक लेना मजबूरी है। वापस आते हैं, फिर आपकी फाइनल थॉट्स लेते हैं इस पे। वेलकम बैक। हमारे साथ सियासी नब्बाज सोहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। सोहेल साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है कि ये आजकल हो क्या रहा है और उनकी मदद से हम आगे का टेम्परेचर भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सोहेल साहब, ये 184(3) में जो अपील का हक बिल गया है, नया एक्ट पास हुआ है, इसके तहत कल से चेमें गोइयाँ हो रही हैं कि जी अब नवाज शरीफ का रास्ता भी साफ़ हो जाएगा, जहांगीर तरीन का भी रास्ता साफ़ हो जाएगा। फिर ये भी है कि 80 से ज़ायद लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये कह के कि जी हम पे कोई दबाव नहीं है, वो पार्टी से भी इधर उधर हो रहे हैं। अब जाहिर है कि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने जो है वो ऊपर से जैसे ही कोई गिरता है तो जुपना, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में जुप लेना, कि किन्नू किन्नू किन्ने किन्ने किन जुपना है। हर एक ने अपने जो है लगा लिए हैं, शिस्त लगा ली है। तो आपके ख्याल में माले गनीमत का बंटवारा किस तरह होने जा रहा है, और जो जिस तरह एमक्यूएम हकीकी की हम माजी में मिसाल दे चुके हैं और इमरान खान ने भी इशारा किया है कि जी किंग्स, एक नई किंग्स पार्टी तामीर होने की कोशिश की है, और उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी दिया है कि कोशिश यह है कि जो इलेक्शन अगर हों तो सीटें एन में किंग्स पार्टी में और पीपीपी में बटा जाएं, ये उनका ख्याल है। इस सूरत हाल में आप किसको कहाँ क्यों देख रहे हैं? खान की ये इतना दुरुस्त है कि शायद नून और पीपल्स पार्टी को भी इतना मौका नहीं दिया जाएगा कि वो कोई मेजॉरिटी इतनी हासिल कर लें कि ताकत उनके हाथ में आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि उन पे भी चेक रखने के लिए एक तीसरी पार्टी, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ होगी या कोई नया ग्रुप होगा, उसको भी बीच में डाला जाएगा ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर रहे। और ऐसे लग रहा है कि वो ये इस तरह की जो दोनों पार्टियां हैं, काफ भी तैयारी में है, चौधरी सरवर साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं लोगों से राब्ते कर रहे हैं। जो भी बंदा पीटीआई छोड़ता है उसको वो वेलकम करके अपनी पार्टी में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तरीन साहब और अलीम खान जो है वो भी पर तोल रहे हैं कि हम भी एक नई पार्टी बनाएं। तो ये आपकी जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल सही है, और आइंदा भी मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी सियासी पार्टी ना बन जाए तहरीक इंसाफ की तरह जो इतनी ताकतवर हो। लेकिन अभी पहले तो तहरीक इंसाफ अभी वोट बैंक उसका है और रहेगा कुछ अर्सा, लेकिन जाहिर है उसके इलेक्टेबल्स ये तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इलेक्शन बड़ा टफ होगा इमरान खान को हराना। उसका वोट बैंक इतना बढ़ चुका है कि उसके साथ एक अच्छा कंपटीशन जो है वो करना पड़ेगा। तो सोहेल वड़ाई साहब, ये कहना सही होगा कि पीटीआई के पास, इमरान खान साहब के पास अभी लॉसेस तो हो रहे हैं, लेकिन उन लॉसेस को कम करने के लिए इलेक्शन से पहले अगर वो अपना लबो लहजा चेंज करते हैं तो शायद वो नुकसानात जो हैं वो कम हो जाएं। एक कट टू साइज जो हम बार बार सुन रहे हैं, अगर पीटीआई आती भी है पार्लियामेंट में तो वो कितनी कट टू साइज होगी, इसका दारोमदार इस पर है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद किस तरह से चलते हैं, या आखिरी गेंद तक लड़ेंगे जैसा कि वो है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब एक डेमोक्रेट के तौर पर, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे सोचना चाहिए। वो कल्ट लीडर ना अपने आप। 70, 71, 72 साल की उम्र में बंदा कितना बदल सकता है? मैं नहीं बदल सकता, मेरी उम्र 60 साल है, आप भी मेरे हम उम्र हैं। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? उम्मीद करें, उम्मीद पे दुनिया। लेकिन फिर भी हम मशवरा तो दे सकते हैं। हाँ, मुफ्त मशवरे हम दे सकते हैं। यही है कि एक बड़ी पार्टी बच जाए। लोगों की उम्मीदें होती हैं, लोगों की आदर्श होते हैं एक सियासी पार्टी के साथ,
वो जुड़े होते हैं, तो वो मायूस ना हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सियासी पार्टी बच जाए, ये पार्टी बच जाए, ये पार्टी इवॉल्व हो, ये बेहतर बात होगी बजाय इसके कि वो एक सुसाइड मिशन में खुद को तबाह कर ले। इसलिए कोई भी पार्टी अगर जाए तो नुकसान जो है वो डेमोक्रेसी 10 साल कम से कम पीछे चली जाती है। सोहेल बड़ाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज ज्वाइन किया, खासी इंटरेस्टिंग मालूमात और तज्जिया। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी जहमत। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। आपको पता है कि ज़रा हटके में हमारी कोशिश रहती है कि ज़ाहिर है कि हम सियासत पे भी बात करें, अदालत पे भी करें, लेकिन समाजियात पे भी करें। जो समाजी हमारे मामलात हैं जिस पर वैसे तवज्जो नहीं होती मीडिया की, उनको भी हम इसमें शामिल करें। तो आज जिक्र करेंगे सिंध के ज़िला घोटकी का, जहाँ पिछले दिनों एक ख़ातून ज़रीना भील को कत्ल किया गया। जिन 2 अफराद पर इल्ज़ाम है उन्होंने किया, उनके ख़िलाफ़ FIR हो चुकी है, उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। इल्ज़ाम ये था कि ये बाअसर अफराद वहाँ के उनके साथ जिनसी ताल्लुकात, उन्हें रेप करना चाहते थे, उन्होंने रेजिस्ट किया, जिस पे उन्होंने गोली चला दी और ज़रीना को कत्ल कर दिया। ये वाक़या जो है अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है सिंध में, और ख़ास करके इस इलाके में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, ख़ास करके हिंदू कम्युनिटी के साथ। और हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो भील कम्युनिटी है, जो सबसे पिसा हुआ तबका होता है, ये इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। तो इस पर हम बात करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सुखदेव हेमनानी, जो कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमेटी के रुकन हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ ये इदारा काम करता है, और ये जो घोटकी म्यूनसिपल कमेटी है उसके मुंतखब रुकन भी हैं। तो सुखदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थोड़ा सा अगर बता दें कि ये वाक़या एग्जैक्टली हुआ क्या और इसकी तफसील क्या है। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाक़े की का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि भील कम्युनिटी जो घोटकी में जैसे आपने अभी जिक्र किया, बड़ा एक मार्जिनलाइज तबका है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एंड हिंदुज़म। तो एक फैमिली थी जहाँ पे भील कम्युनिटी की, तो उसके एक लड़के को जिसका नाम अजय था, उसको काफ़ी अर्से से प्रेशराइज किया जा रहा था कि ताकि वो फैसिलिटेट करे इलीगल अफेयर जो है विद हिज सिस्टर। तो उसको वो काफ़ी अर्से से रजिस्ट करता आ रहा था, क्योंकि आपको पता है ये जो मार्जिनलाइज तबकात हैं, इनका मोस्टली जो प्रोफेशन होता है वो ज़कात लेना, खैर सदका लेना, या इन द प्रोफेशन ऑफ बैगिंग, इस तरह से होता है। तो उसको काफ़ी अर्से से प्रेशराइज किया जा रहा था, जो वो रजिस्ट कर रहा था। तो उसके अगेंस्ट उसको एक बार उसके साथ हाथापाई भी हुई, जिसके अगेंस्ट उसने एक वो NC कटवाई लोकल पुलिस के साथ, जिसकी वजह से जो बासरात शख्सियात थी, जो लड़के थे, जिस कम्युनिटी के लोग थे, वो गुस्से में आके अगले दिन उसके घर घुस गए। वहाँ पे उन्होंने फायरिंग वगैरह की उनसे बदला लेने के लिए, जिसकी वजह से जो है उसकी जो वालदा थी अजय की, जिनका नाम था ज़रीना भील, उनको सर पे 2 गोलियां लगी, जिसकी वजह से शी डाइड ऑन द स्पॉट। तो ये बेसिकली वाक़या था जो घोटकी में हुआ, जिससे आपने अभी जिक्र किया कि ये पहला वाक़या नहीं है। जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनके जो वाक़यात होते हैं वो बड़े मल्टी डायमेंशनल होते हैं। और फिर इनमें जो भी कुछ ऐसे तबकात होते हैं, जैसे भील हो गए, बागड़ी हो गए, माड़बई हो गए, ओड हो गए, उनके साथ फर्दर मार्जिनलाइजेशन होती रहती है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक पूजा ओड का केस था रोड़ी में, व्हेन शी वाज शॉट डेड इन द सेम मैनर, उसको जो है गोली लगी और शी डाइड ऑन द स्पॉट व्हेन शी ट्राइड टू रेजिस्ट। जब उसने रेजिस्ट किया अपनी किडनैपिंग को, 18 साल की लड़की थी पूजा ओड, उसके अभी इस तरह से FIR हुई, कोर्ट में मैटर गया, पर क्योंकि मैटर वो इतना लिंगर ऑन हो गया 6-8 महीने, फौरी रिलीफ नहीं मिला और वो इतने पिसा हुआ तबका होता है, तो उन्होंने दे रादर ऑप्टेड फॉर के केस को विड्रॉ कर लें इस बासार शख्सियत क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह से एक कॉमन इम्प्यूनिटी जो है इन केसेस में जो परपेट्रेटर्स होते हैं उनको मिल जाती है, क्योंकि ये तबकात होते हैं, इनके जो लोग होते हैं उनके इतने वसाइल नहीं होते, इनकी अप्रोच नहीं होती, और ना इनको इतनी कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ात उनके पास ऐसे होते हैं कि वो इन चीज़ों को जो है वो टैकल कर सके। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि ऐसे मामलात में हमारी जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, वो ज़ाहिर है कि जो कमज़ोर है उसके साथ खड़ी नहीं होती, ताकतवर के साथ होती है। लेकिन इस केस में ये जो ज़रीना भील का जो मर्डर हुआ है, इसमें हमने देखा है कि FIR भी रजिस्टर हो गई और जो मुल्ज़मान हैं 2, उस्मान लाखो और मसूद लाखो, इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो ये फुर्ती कैसे नज़र आ रही है फिर? जी, ये फुर्ती तो पुलिस की तरफ से ही है। पुलिस ने एक्शन भी लिया, कुछ गवर्नमेंट की, कुछ हमारा सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की इन्वॉल्वमेंट भी थी उसमें, जिसकी वजह से, और एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए बंदा पुलिस टेक्स प्रॉम्प्ट एक्शन, नो डाउट। ये पूरे मुल्क में जो हमारे वो सिविल
जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो हालात हैं उसमें पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता। पर इस केस में बिल्कुल, क्योंकि एक दिन पहले भी इसकी वो एनसी कटाई गई थी जब वो अजय को, जो जरीना बेल का जो बेटा था, उसको जब उन्होंने हरास किया, चाकू मार के उसको थोड़ा जख्मी, पुलिस ने कल एक दिन पहले भी कार्रवाई करने की कोशिश की थी। तो इसलिए पुलिस वॉज ऑलरेडी प्रोएक्टिव। तो इसमें जो 2 से ज्यादा ही मुल्जिमान नॉमिनेटेड हैं, मेन तो ये है उस्मान और मसूल आखो, वो तो गिरफ्तार हो गए। असल में अरेस्ट होना मेरा नहीं ख्याल कि सुखदेव इतना बड़ा मसला होता है। मसला है कि अरेस्ट होने के बाद उनके साथ होता क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। तो कन्विक्शन आपने देखे हैं कभी इस तरह से? कन्विक्शंस होते भी हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया पूजा ओट का केस, वो भी एक सिमिलर मैनर में सिमिलर पैटर्न के साथ केस था। पर क्योंकि 6-8 महीने केस इतना लिंगर ऑन हो गया, तो जब तक वो कन्विक्शन की तरफ जाता कि जो फैमिली थी वो प्रेशर रेजिस्ट नहीं कर पाई, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो इस तरफ हमने इस बार क्या किया कि हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से अपना एक लॉ ऑफिसर को उनको डेलीगेट कर किया कि ताकि उनके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है लीगल प्रोसीजर को टैकल करने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है वो इन कम्युनिटीज के जो लोग होते हैं उनके पास होती नहीं। तो हमने अपना एक वो सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से लॉ ऑफिसर हमने इनको डिप्लॉय किया, जो कमीशन इनका केस अपनी तरफ से लड़ेगा। और हम कोशिश पूरी करेंगे कि इनको जैसे यूजुअल पैटर्न फॉलो होता है वो पैटर्न इस केस में फॉलो ना हो। तो सुखदेव, हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ ये जो मज़हब की तब्दीली का मामला है, काफ़ी लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं, खुशी से करते हैं, लेकिन बाज़ के बारे में इत्तलात आती हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। ये जो घोटकी ज़िला है, यहाँ से इस किस्म की रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी हाल ही में वहाँ पे पब्लिकली भी एक इवेंट हुआ है इज्तिमाई तौर पे, जिसमें इज्तिमाई तौर पे कोई 61 भील कम्युनिटी के लोगों ने मज़हब तब्दील किया। तो ये जो एक्टिविटी है ये अपनी मर्जी से हो रही है या वहाँ पे कोई तशवीश है इस हवाले से? जी, जब कन्वर्जन की बात होती है तो एक मल्टी डायमेंशनल इशू है इसमें। पब्लिक इवेंट्स होते हैं, पब्लिक सेरेमनी, क्योंकि पहली कन्वर्जन है नहीं जिसमें पब्लिकली कोई कन्वर्जन हुई है। 61 लोग थे, 18 फैमिली से बेल कम्युनिटी के वो भी है। फोर्स कन्वर्जन भी होती है और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें बड़ी थिन लाइन होती है, जिसमें हमने डिफाइन करना होता है, डिटरमिन करना था कि बिल्कुल कन्वर्जन है, फोर्स कन्वर्जन है। ये जो लास्ट वीक कन्वर्जन हुई जिसमें 61 लोग कन्वर्ट हुए पब्लिक सेरेमनी में, लोकल सेमिनरी के थ्रू, लोकल वहाँ पे जो रिलीजियस स्पीकर्स हैं उनके थ्रू, वो है तो विलफुल ही है। बट आप एक एग्जाम्पल ले लें, वो भी बेल कम्युनिटी की सेम इलाके से लोगों से जहाँ से जरीना की बेल का केस है। तो मसला जो हमने जो ऑन ग्राउंड नोट किया वो कन्वर्जन या रिलीजन से ज्यादा इशू है पहचान का, इशू आइडेंटिटी का है। जो मार्जिनाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी होती है आपकी पहचान की वजह से, आपकी कास्ट, आपके सेक्ट, आपके रिलीजन की वजह से जो ग्राउंड पे आपकी सोशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो उस चीज से सोशल समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए लोग जो है अपनी आइडेंटिटी तब्दील करने के चक्कर में जब जाते हैं तो इस तरह से उनको जब इंसेंटिवाइज करके दिया जाता है कन्वर्जन, तो वो ऑप्ट करते हैं। ये पहली कोई सेरेमनी नहीं है। आप एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसी कम्युनिटी से 1 साल पहले राबिया बेल थी, शी वाज 14, 14 साल की लड़की थी, उसका केस आया। अब जैसे मैं आपने बात की बेल कम्युनिटी बड़ा एक पिसा हुआ तबका है, तो वो लड़की का यूजुअल प्रोफेशन क्या था, क्योंकि वो गरीब है तो बचपन से बैगिंग के प्रोफेशन में आ गई। तो शी वाज अबडक्टेड, शी वाज टेकन बाय सम लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड रेप्ड, शी वाज 14। तो उसका जब 1 हफ्ता उन्होंने जी उसको छुपा के रखा। अभी जब हमारे तक केस आया हमने उसको एफआईआर कटवाई, अब वो वापस जब करने पे आ रहे थे लड़की, तो उन्होंने एक रास्ता ऐसा निकाला कि वो खुद बच जाए, क्योंकि उन्होंने रेप तो किया था, लड़की सजाती भी हुई थी, शी वाज बिलो 18, शी वाज 14। और पाकिस्तान में पीपीसी के तहत आप देखें 375 के अंडर की जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विद में बिलो 16, चाहे वो कंसेंट के साथ विदाउट कंसेंट, वो स्टेचुरी रेप होता है। तो वो तो एफआईआर उनके ऊपर हमने करवा दी थी। अब वो अपना प्रोटेक्शन केसेस में कैसे करते, उन्होंने जी एक वो सोशल दरगाह में उस लड़की को लेके कन्वर्ट करवा दिया। अब ठीक है, ये जो सॉरी, आप अपनी ये गुफ्तगू जारी रखिएगा, छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। अक़लियतों के हालत ज़ार पे सिंध ह्यूमन राइट्स कमेटी के एक मेंबर सुखदेव साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। सुखदेव साहब, मैं एक थोड़ा सा कसीरुल समती आपसे बात समझना चाह रहा हूँ। एक तो चलो ये है कि जैसे भीलों की आपने मिसाल दी कि मोस्ट वल्नरेबल ज़मीन से लगा हुआ तबका है और वो उनको ज़ाहिर है कि एक समाजी रिकग्निशन या थोड़ी बहुत अपलिफ्टमेंट चाहिए होती है, तो वो मज़हब तब्दील कर लेते हैं। और फिर चूँकि एक इंतहाई माशी तौर पे कमज़ोर कम्युनिटी है, लिहाजा उनको अगर कोई अच्छा माशी पैकेज मिलता है अपने पाँव पे खड़े होने के नाम पे या इनाम के तौर पे कि जी आप सही राह की तरफ आ गए हैं, व्हाटएवर, तो उनको तो ये मिलता है। मैंने ये देखा है, मे बी आई एम रॉन्ग, कम से कम सिंध की हद तक कि जो विद इन द हिंदू कम्युनिटी आला जाते हैं
उनमें कन्वर्जन रेट ना होने के बराबर है या बहुत कम है, अनलेस ये कि किसी लड़की वगैरह का मसला हो। लेकिन ये जो लोअर क्लास है हिंदू कम्युनिटी में, भील वगैरह, ये इज्तमाही तौर पे यहाँ से उधर शिफ्ट होते हैं। जबर भी होता होगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव भी होते हैं। मेरा ये कहना है कि विद इन द कम्युनिटी उन्हें होल्ड करने के लिए या उनको समाजी तौर पे कुछ बेहतर मकाम देने के लिए क्या कुछ होते हैं ठोस इक़दामात, या वावेला ही बचता है कि हमारे बंदे जो हैं तोड़ के ले गए? जी, वावेला तो सही नहीं होगा, बल्कि कम्युनिटी भी एक जो है इससे सपोर्ट किया जाता है। जिस तरह ये जरीना भील का केस हुआ, उसके बाद पूरी गुटकी की हिंदू कम्युनिटी उनके पास पहुंच की सॉलिडारिटी शो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। नो डाउट एक आर्केक और एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है कास्ट सिस्टम की जो है हिंदुइज्म में, और वो अगर आप देखिए पिछले 8 से 10 सालों में उसमें बड़ी तब्दीली आई है, स्पेशली इन सिंध। क्योंकि देखें ना, आप कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसे जो है प्रैक्टिसेस को अबॉलिश करे, वो थोड़ा हमारी तरफ से जाती हो जाएगी। स्टेट या रियासत जब इस चीज में इन्वॉल्व होती है तो चीजें नेचुरली फिजल आउट कर जाती है। आप जो सिंध का एग्जाम्पल देख लें, अभी सिंध में जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है इन जातों को, जैसे आप सिंध कैबिनेट का एग्जाम्पल ले लें, 6 सिंध कैबिनेट में मेंबर है नॉन मुस्लिम, जिसमें 4 जो है वो इन तबकात से। तो नेचुरली जो ये तबकात है उनमें अपलिफ्टमेंट आ रही है। भील कम्युनिटी से भी हमारे पास एक सिंध कैबिनेट के मेंबर हैं जो है वहाँ पे। तो एक तो पिछले 10-12 साल बड़ी अपलिफ्टमेंट हुई है, बट कम्युनिटी की तरफ से भी होती है ये चीज। बट नो डाउट, जैसे आपने कहा कि अपर कास्टेज जिसको कहते हैं, मेरे ख्याल में तो एक गलत टर्म है, एक जो है एक बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी टर्म होगा कास्टिज्म करना, पर एक अनफॉर्चुनेटली एक पुरानी प्रैक्टिस चलती आ रही है। ये जो कुछ तबकात है, मार्शलाइज, भील, बागड़ी, ओड, मारवाड़ी, इनमें कन्वर्जन ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि बिलो द पॉवर्टी लाइन और ये दोनों तरफ से वल्नरेबल हैं, अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी और सामने वाली कम्युनिटी की तरफ से भी। बिल्कुल ऐसे जी, ये वल्नरेबल हैं, बट इसमें भी जो है ये विद इन द कम्युनिटी चेंजिंग काफी आ गई पिछले 10-12 सालों में। तालीम का भी इसमें बड़ा रोल है, गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल है इसमें, प्रोविंशियल हो मेनली उसका बड़ा रोल है इस मिशन में। पर ये जो है, क्योंकि ये तबकात की बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, इनको दूसरी कम्युनिटीज एक्सेप्ट नहीं करती, जो नॉन हिंदू होती हैं मेजोरिटी, वो भी वो डिस्क्रिमिनेशन के साथ करती है। उनको जो मौकात या अपॉर्चुनिटीज जॉब की या पैसे कमाने की मिलनी चाहिए, वो उस तरह से नहीं मिलती। तो जिसके आप देखिए, इनसे ज्यादातर इनका प्रोफेशन होता है ज़कात लेना, खैरात लेना, या बैगिंग के प्रोफेशन में चला जाना, या ऐसे लो स्किल जॉब जो कि उसमें, तो उसकी जैसे कि लड़कियां हों, वो बचपन से जब 7-8 फिर ये भी है कि जो सीटें अलॉट होती हैं उसमें भी जो लोअर कास्ट हैं, हालांकि उनकी आबादी ज़्यादा है विद इन द कम्युनिटी, उसके बावजूद भी उनकी जो सियासी नुमाइंदगी है असम्बली की हद तक या हुकूमत की हद तक, वो हमेशा ना होने के बराबर रहती है। नहीं, आई बेग टू डिफर, इसमें बड़ी तब्दीली आई है। सिंध का ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर देख लें, वो उन कम्युनिटीज से है। आप सिंध की कैबिनेट देख लें, मैंने रिसर्च किया, बड़ा इसमें एक तब्दीली आई है रिप्रेजेंटेशन में। पाकिस्तान में 10 सीटें दी गई है नेशनल असेंबली में नॉन मुस्लिम्स को, 23 सीटें हैं एमपीएस की, 4 असेंबली में, 4 सीटें सेनेट में, 6 कैबिनेट के मिनिस्टर मेंबर हैं सिंध में। मसला रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी का नहीं है। नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मसला जो है कि जितनी मर्जी रिजर्व सीटें हों, लेकिन उन पे जो इलेक्ट होते हैं वो आला ज़ात के लोग होते हैं। ये जो बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई कम्युनिटी है जो कि मेजॉरिटी में है, उसकी उस तरह से पॉलिटिकल नुमाइंदगी नहीं होती और ना किसी को परवाह है उसकी, इसलिए भी ये मसले पैदा हो रहे हैं। नहीं, उनको नुमाइंदगी दी गई है जिसमें अर्ज किया, पर हाँ ये कहना कि इलेक्ट नहीं होते, रिजर्व पे आते हैं, ये इलेक्शन लड़के नहीं आते, तो आपको मुझे पता है इलेक्शन लड़ने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल हालात है, उनको नुमाइंदगी दी गई है। सेनेट में आप कृष्णा कोहली का एग्जाम्पल देख लें, वीर जी कोहली का एग्जाम्पल देख लें, सुरेंद्र वलासे का आप देख लें, पूंजो भील का देख लें, खट्टूमल का देख लें, सब सेटिंग है। कोई सेनेटर है, कोई मिनिस्टर है, कोई एमपी है, तो नुमाइंदगी दी गई। ये तब्दीली पिछले 10 साल में आई है, पहले नहीं थी। आई एग्री विथ यू, इसमें चेंजिंग आती है, पर रिप्रेजेंटेशन देना हल नहीं है। मेरा जो मेन, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो मेन हल है इन चीजों का, इफ यू वांट टू अपलिफ्ट दिस कम्युनिटीज, वो रिप्रेजेंटेशन देने से नहीं होगा। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे जब तक आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे माइनॉरिटी राइट्स को नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, तब तक आप इन कम्युनिटीज को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। आपकी जुडिशरी सेंसिटाइज नहीं है, आपकी सिविल सर्विसेज सेंसिटाइज नहीं है, आपकी सिर्फ नुमाइंदगान जाके देखेंगे, नुमाइंदा तो एफआईआर नहीं काटता ना, नुमाइंदा तो जजमेंट नहीं देता, नुमाइंदा तो एक्शन नहीं लेता। ये जो आपकी स्टेट अपैरेटस है, जब तक वो सेंसिटाइज नहीं होगा टुवर्ड्स दीस थिंग, तब तक आप इन कम्युनिटीज को अपलिफ्ट नहीं कर सकते। सारा बर्डन कम्युनिटी पे डालना, आई थिंक इट वुड बी अनफेयर। थोड़ा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्ट,
या आपके किसी ग्रुप पे वो नहीं है। एवरी नॉन मुस्लिम इज इक्वल, एवरी सिटीजन इज इक्वल, वेदर बी इट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। आपने इन राइट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। 2014 में तसद्दुक जिलानी साहब की एक वो थी जजमेंट थी कि आपने जो है नेशनल काउंसिल को माइनॉरिटीज बनानी है। क्या हुआ उसका? जी इमरान खान का हमने देखा कि वो बीबी की 90s की जो एक वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई थी ज़िया-उल-हक के दौर के बाद मोहतरमा शहीद ने, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया इंस्टेड ऑफ कि वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू वो ले आते एक जो है पेरिस प्रिंसिपल बेस्ड नेशनल काउंसिल, और वो भी इसके अंडर दे दिया मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस अफेयर्स। आपने देखा है कि वो सेपरेट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई वफाक के लेवल पे, जब पीपल्स पार्टी की लास्ट गवर्नमेंट थी, उसको जैसे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको तोड़ के वापस मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में डाल दिया। तो आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, आप नेशनल लेवल पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नेशनल कमीशन बनाएं, आप सूबों में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पेरिस प्रिंसिपल बेस्ड एक वो अलग से जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वैसे आप जो है माइनॉरिटी राइट्स की कमीशन बनाए। सिंध पे इस पे काम हो रहा है, हमने बिल इस पे जमा किया हुआ है। सिंध में एक बड़ी अभी तब्दीली आई है, अमेंडमेंट जो है सिंध ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011 की, उसमें एक अलग से सीट जो है उन्होंने बोर्ड मेंबर की सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो उन्होंने क्रिएट की है। तो आहिस्ता आहिस्ता वी आर ऑन द वे, बट इसमें बड़ा भी टाइम लगेगा अपने राइट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। बिल्कुल सुखदेव, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस पॉइंट ये है कि जी ये टोकनिज्म जो है ना, ये तो मसले का हल नहीं है, और जब तक आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेक्शन नहीं देंगे सिस्टम के थ्रू, यही पुलिस यही आप ये डालते हैं, तब तक नहीं होगा मामला हल। और काफ़ी उन्होंने समझाने में मदद दी, ये जो सोशियो इकोनॉमिक एंगल है इस पूरे मामले का। बहरहाल इस पर हमने आज बात की। मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल हम इजाज़त लेते हैं, कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, शब ख़ैर।